हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम भूगोल के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भूगोल जो है वह हमारे पर्यावरण से संबंधित है। वह हमें हमारे आकाशगंगा, हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी, हमारी ग्रहों के विषय में जानकारी देता है। जैसे कि आप जानते हो कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। सौर मंडल अर्थात आकाश गंगा में स्थित जो ग्रह हैं उन्हें वो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि सूर्य जो है वह बीच में स्थित है और उसकी परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, 8 ग्रह करते हैं, जिसके कारण इसे सौर मंडल कहा जाता है। तो इस सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसे आप ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। जैसे 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से कुल जो है सौर मंडल में 8 ग्रह स्थित हैं और हमारा सौर मंडल करीब 2.6 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। सूर्य हमारी पृथ्वी से सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, जो कि हमारी दिनचर्या निर्धारित करता है। सूर्य और पृथ्वी के कारण ही आप देखते हो दिन और रात होते हैं। सूर्य उगता है तो हम दिन मानते हैं, सूर्य अस्त होता है तो हम रात मानते हैं। तो यह जो है हमारे सौर मंडल के क्रियाकलापों के कारण होता है। ग्रहों में अगर देखा जाए जो ये 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, जिसे गुरु भी कहा जाता है, गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है और जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। ग्रह अर्थात जिनमें जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, जिनमें अपना स्वयं का उजाला नहीं होता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। तारा अर्थात चमकने वाला, जिनमें अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों जो हैं ये तारा हैं, किंतु बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब जो है ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अपने स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। अब हमारे भूगोल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सौरमंडल की जानकारी और उसके साथ ही साथ अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का अध्ययन। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं कौन सी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सौर मंडल का अर्थ बताया मैंने, तो पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है, क्योंकि ये पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है 8 ग्रहों में से एक है, जिसके कारण उसे सौर मंडल का सदस्य माना जाता है। और पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन के लिए हम एक नमूना तैयार करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। आपने देखा होगा कि जिसमें सभी देशों के नाम होते हैं, वो कहाँ पर स्थित है, उसे ग्लोब कहा जाता है। और ग्लोब का ही प्रतिरूप होता है मानचित्र। जो आप चित्र देखते हो, मानचित्र तैयार किया जाता है,
वह ग्लोब का ही प्रतिरूप होता है। अब ग्लोब के अध्ययन के लिए या मानचित्र के अध्ययन के लिए ये इन रेखाओं का बहुत महत्व होता है। आप देख रहे हो कुछ रेखाएं जो हैं यहाँ पे सीधी हैं और कुछ रेखाएं जो हैं वह इस तरह से आड़ी रेखाएं खींची गई हैं। अब ये सीधी रेखाएं और आड़ी रेखाएं इनका एक अपना अलग महत्व है और ये रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, अर्थात इमेजिनेशन पर निर्धारित होती हैं। सिर्फ कल्पना करके बनाई गई ये रेखाएं हैं और इन्हीं दो रेखाओं को कहते हैं अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा। अब उसके लिए अब इसमें से अक्षांशीय रेखा कौन सी है और देशांतरी रेखा कौन सी है, इसे जानने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर की तरफ जो है वो हमारा उत्तरी भाग है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसके सामने जो नीचे की तरफ का भाग है वह हमारा है दक्षिणी भाग, या उसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस साइड आप देखोगे तो ये हमारा है पश्चिमी भाग, या इसे हम कहते हैं पश्चिमी ध्रुव। और इस साइड देखेंगे तो ये है पूर्वी भाग, जिसे पूर्वी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये रेखाएं जो हैं, ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो हैं, ये काल्पनिक रेखा है, अर्थात कल्पना करके इसे बनाया गया है, क्योंकि पृथ्वी जो मानचित्र है वह पृथ्वी का एक प्रारूप है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रारूप है। तो ध्यान में रखिए, ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर आड़ी रेखाएं हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब अगर अक्षांशीय रेखा की परिभाषा पूछी जाए कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं, सभी यानी कि एक सिर्फ बीच में नहीं, सभी रेखाएं, जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, जितनी भी रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, उन सभी रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इसके अलावा है कि अब अक्षांशीय रेखा तो हमें पता चल गया, देशांतरी रेखा किसे कहते हैं। तो ये भाग हमारा है उत्तरी भाग और ये भाग है हमारा दक्षिणी भाग। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई सभी रेखाएं जो हैं, सभी काल्पनिक रेखाओं को देशांतरी रेखा कहते हैं। तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं और देशांतरी रेखा किसे कहते हैं। अक्षांशीय अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली रेखाएं। देशांतरी रेखा, देशांतरी अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली रेखाएं। अब ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के बारे में हम देखेंगे कि ये जो रेखाएं खींची गई हैं, अब जैसे कि पहले मैंने कहा कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली ये जो रेखाएं हैं ये देशांतरी रेखा है, और ये जो है बीच में खींची गई रेखा यह हमारी है देशांतरी रेखा। अब देशांतरी रेखा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये हमारी है देशांतरी रेखा। और ये जो भाग है ये हमारा है अक्षांशीय। ये हमारा हो गया अक्षांशीय रेखा।
अब यह अक्षांशीय रेखा जो है यह 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री में बीच में खींचा गया है। और ये जो उत्तर पश्चिम जो पश्चिम पूर्व रेखा है जो बीच में बीचों बीच खींचा गया है, यह हमारे पूरे गोलार्ध को, पूरे ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने का प्रमुख कार्य करता है। एक भाग है ऊपर का भाग, उत्तरी भाग। तो ऊपर जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं आएंगी वो सभी उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं कहलाएंगी। इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस से दक्षिण की ओर अर्थात नीचे जो खींची गई रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर विषुवत रेखा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वह विषुवत रेखा पाई जाती है। इसके अलावा अब गोलार्ध के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर विषुवत रेखा पाई जाती है। उत्तर की ओर जब हम जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से उत्तर की ओर जाते समय 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पाई जाती है। और उत्तर हम जाएंगे 66.5 डिग्री सेल्सियस पर आर्कटिक रेखा पाई जाती है। अब यह तो जो है विषुवत रेखा के उत्तरी भाग के विषय में जानकारी हो गई। अब हम देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पाई जाती है और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिका रेखा पाई जाती है। इस तरह से इसे ये जो गोलार्ध है वह विभाजित किया गया है। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है, 23.5 दक्षिण अक्षांश पर मकर रेखा है, 66.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में आर्कटिक और 66.5 डिग्री पर दक्षिण में अंटार्कटिक पाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि 0 डिग्री विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस पर जो खींचा गया है इसे विषुवत वृत्त रेखा या इसी को हम भूमध्य रेखा, ध्यान में रखना, इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा अगर आपने कभी भी भारत का मानचित्र देखा होगा, आप सभी ने भारत का तो मानचित्र ज़रूर देखा होगा, तो अगर हम देखते हैं तो भारत का अगर आपने मानचित्र देखा होगा तो भारत के मानचित्र में बीचों बीच ये जो लाइन जाती है 23.5 डिग्री से, यह लाइन कहलाती है कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा जो है यह प्रमुखतः गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 7 राज्यों से ये होकर गुजरती है।
अब ये कर्क रेखा जो है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण रेखा है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सभी रेखाएं अक्षांशीय देशांतरी रेखाएं हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करती हैं। चाहे वह अक्षांशीय रेखा हो चाहे देशांतरी रेखा हो, दोनों रेखाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर हम अपनी जानकारी के लिए देखेंगे कि जैसे कहा जाता है सापेक्ष स्थिति, किसी भी चीज की होती है सापेक्ष स्थिति। तो सापेक्ष स्थिति की परिभाषा क्या है? सापेक्ष स्थिति, जब हम पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जब हम किसी स्थान का निर्धारण आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थान से या पर्वत से करते हैं, उसी को कहते हैं सापेक्ष स्थिति। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि सापेक्षिक स्थिति क्या है, तो सापेक्षिक स्थिति जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत आदि के बारे में करते हैं, तो उसे जो है सापेक्ष स्थिति कहा जाता है। दूसरा, आप देखोगे आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है कि वास्तविक स्थिति। अब वास्तविक स्थिति क्या है? तो वास्तविक स्थिति अर्थात जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान के करते हैं, तो उसे कहा जाता है वास्तविक स्थिति, अर्थात उसकी खुद की स्थिति। अब जैसे कि आपने इसके पहले देखा कि उसमें बहुत सारे रेखा जाल फैले हुए थे, तो ये जो विषुवत और आप देख रहे हो मकर रेखा, कर्क रेखा, तो ये सभी रेखा जाल जो हैं पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ पर स्थित है, उसकी परिस्थिति किस तरह से है, यह देखने के लिए रेखा जाल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से रेखा जाल जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेखा जाल, इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं, और इसी ये जब है जो अधिक मात्रा में फैला है, जिसके कारण उसे जो है जाल कहा जाता है। जैसे जाल बुना जाता है, उसी तरह से यह जो है बारीक बारीक जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि पृथ्वी को प्रमुखतः दो भागों में, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से दो भागों में विभाजित करती हैं, उन्हीं रेखाओं को अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा कहते हैं। ये अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। यह हमारी जलवायु, हमारी प्रकृति, हमारी दिनचर्या सभी को एक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसी के कारण पृथ्वी पर अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के कारण ही पृथ्वी पर दिनमान होता है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री अंश से झुका हुआ है, और ये 23.5 डिग्री, ये जो आपका 23.5 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री से हमारा पृथ्वी का जो भाग है ये झुका हुआ है, और झुका होने के कारण ही पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि निरंतर बदलती रहती है। इसके साथ ही साथ अगर हम इस मानचित्र में, इस चित्र में, विश्व के मानचित्र पर अगर हम 1 डिग्री
अंतर पर खींची गई जो देशांतरी रेखाएं हैं, ये जो देशांतरी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि 1-1 डिग्री सेल्सियस पर खींची गई हैं, एकदम बारीकी से खींची गई हैं। तो विश्व के मानचित्र पर अगर 1 डिग्री के अंतर से खींचो तो ये खींची गई देशांतरी रेखाओं की संख्या जो है लगभग 360 होती है। इसके साथ ही साथ ये जो देशांतरी रेखा है, ये देशांतरी रेखा 180 डिग्री आने पर ये देशांतरी रेखाएं बदल जाती हैं। और प्राचीन काल से ही इन देशांतरी रेखाओं का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे समय को भी प्रभावित करते हैं, हमारी दिनचर्या को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि प्राचीन काल में लोग जो है सूर्योदय और सूर्यास्त, जो सूर्योदय सूर्यास्त जैसी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसे जलघड़ी, बालू की घड़ी आदि साधनों के आधार पर वो काल का मापन कर लेते थे। किंतु आज जो है लोगों के यहाँ पर लोग जो हैं प्राचीन समय में प्राकृतिक घटनाओं का जलघड़ी, बालू की घड़ी आदि साधनों पर काल का मापन करते थे। आज हम जो है देखते हैं घड़ी हमारे पास होती है, लोग जो है विविध प्रकार की घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो काल मापन की पद्धति बदल गई, लोग जो है कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से यह जो है रेखाएं हमारे समय को भी प्रभावित करती हैं।